फिर आज की इस वाली वीडियो में इम्यूनोपैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे। आज दूसरी साइड से एंट्री ली है मैंने, तो आज दो ही टॉपिक है और ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इम्यूनोपैथोलॉजी की। तो सबसे पहली वीडियो में मैं चाहता हूँ दोनों टॉपिक डिस्कस कर ले। वैसे एड्स जो है वो एंड में डिस्कस किया जाता है इम्यूनोपैथोलॉजी की, और एसएलई एकदम स्टार्टिंग में। पर बात है कि दोनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा कि इन दोनों को साथ में डिस्कस कर लेते। तो एक ही वीडियो में, मतलब ये वाली जो वीडियो है सबसे ज़्यादा हाइट वीडियो में, इसका मतलब ये नहीं कि अगली वाली वीडियो काम की नहीं, पर ये वाली जो वीडियो सबसे ज़्यादा हाइट वीडियो, मतलब कम टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स या फिर ज़्यादा नॉलेज बेसिकली गेन हो सकती है। और ये दोनों टॉपिक जो है ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्पसेस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं दोनों से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन एड्स से। अच्छा, एड्स जो है वो एक सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है, और एसएलई ऑटो इम्यून डिजीज है। दोनों अलग अलग टॉपिक्स में आते हैं, बट डिस्कस अपन साथ में करें क्योंकि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एड्स से स्टार्ट करते हैं। एड्स अभी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखिए, एक तो पैथोलॉजी में भी आता है, उसके बाद में इम्यूनोलॉजी से भी एसोसिएट होता है, और उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी से भी एसोसिएट होता है। तो तीन जगह एसोसिएशन है इसका। तो तीन जगह मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में बताया था, जब दो या मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट जब भी एसोसिएट हो जाए तो वो अपने आप ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्योंकि एड्स इतनी सारी जगहों से एसोसिएट है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली हो गए, नेचुरल बात है, ठीक है। तो एड्स स्टार्ट करते हैं। अब एड्स के अंदर सबसे पहले है कि भाई जो एड्स होता है वो होता क्या है, एड्स किसको बोलते हैं। तो देखिए, एचआईवी तो एक वायरस है, पर एड्स जो है वो एचआईवी इन्फेक्शन को नहीं बोलते। एचआईवी एक वायरस है जो बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। पर एड्स के अंदर एचआईवी इन्फेक्शन तो होना ही चाहिए, प्लस कुछ एसोसिएटेड डिजीजेस भी होने चाहिए। तो एचआईवी इन्फेक्शन प्लस एसोसिएटेड डिजीजेस। अब एसोसिएटेड डिजीज का मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कपोसी सार्कोमा। Now this Kaposi sarcoma, it is caused by human papilloma virus 8 HPV8, ठीक है। कपोसी सार्कोमा, न्यूमोसिस्टिस, ठीक है। कपोसी सार्कोमा, न्यूमोसिस्टिस, ऐसे ये जो डिजीज है ये बेसिकली एसोसिएटेड डिजीज है। मतलब एचआईवी इन्फेक्शन के अंदर अगर ये इस टाइप की और भी डिजीज है, पर ये मेनली है, अगर ये वाली डिजीज हमको देखने को मिलती है, ये दोनों साथ में, एचआईवी इन्फेक्शन तो पॉजिटिव मिलता ही है, प्लस ये वाली डिजीज भी देखने को मिलती है, तो हम उसको कहते हैं एड्स है। अब ये वाली जो डिजीज है एसोसिएटेड डिजीज, ये हमको जब टी सेल काउंट लेस देन 200 देखने को मिले, लेस देन 200 सेल्स पर एमएल, ये देखने को मिले, लेस देन 200 सेल्स पर एमएल हमको काउंट देखने को मिले, तब ये वाली डिजीज मोस्टली अपीयर होती है, ठीक है। कपोसी सार्कोमा, न्यूमोसिस्टिस, ठीक है। तो ये एड्स का क्राइटेरिया है। अगर ये वाला क्राइटेरिया दिखा तो हम एड्स बोलेंगे, वरना सिर्फ एचआईवी इन्फेक्शन बोलेंगे अगर ये वाली चीज नहीं है तो, ठीक है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। अभी देखते हैं हम जो एचआईवी वायरस है वो इन्फेक्ट कैसे करता है सेल को, ठीक है। सबसे पहले तो इन्फेक्ट कैसे करता है एचआईवी, तो CD4 पॉजिटिव सेल्स जितने भी हैं उन सबको इन्फेक्ट करेगा। CD4 पॉजिटिव, जैसे CD4 पॉजिटिव टी सेल्स, मैक्रोफेजेस, या फिर डेंड्रिटिक सेल्स, या फिर लैंगरहैंस सेल्स, इनको इन्फेक्ट कर सकता है एचआईवी इन्फेक्शन। तो अब देखते हैं कि इन्फेक्ट करेगा कैसे, ठीक है। अब देखते हैं इन्फेक्ट कैसे करेगा। तो इसके लिए एक डायग्राम बनाऊंगा, ये देखिए, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन, अंदर सेल है। अब इस सेल मेम्ब्रेन पर कौन आकर के बाइंड करेगा, तो देखिए पहले तो जैसे एड्स है वो ट्रांसमिट कैसे होता है, मतलब बॉडी में आएगा, तो बॉडी में आएगा कैसे हो, तो मोस्ट कॉमन मेथड है सेक्सुअली ट्रांसमिट होना, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है, मोस्ट कॉमन वो है ट्रांसमिशन का तरीका। या फिर नीडल स्टिक इंजरी। नीडल स्टिक इंजरी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी एड्स पेशेंट के ब्लड सैंपल कलेक्ट किया या फिर उसको कोई आपने इंजेक्शन दिया। अब उसके बाद में वो जो नीडल है वो किसी नॉर्मल पेशेंट के या जो मतलब इंजेक्शन दे रहा है उसी के चुभ जाए वापस, और उसके ब्लड के अंदर वापस एड्स जो है, एड्स वायरस जो है, या एचआईवी वायरस जो है, एड्स वायरस नहीं, एचआईवी वायरस जो है इन्फेक्ट मतलब ब्लड के अंदर चल जाए, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, दैट इज कॉल्ड नीडल स्टिक इंजरी। या फिर जो इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं,
ठीक है, इंट्रावीनस ड्रग्स जो होते हैं उनके अंदर भी होने के चांसेस है, क्योंकि जो नीडल होती है कई बार शेयर हो जाती है। ठीक है, तो नीडल जो शेयर होती है उससे आप समझ ही सकते हैं। तो एड्स के अंदर हम देख रहे थे कि भाई वायरस आया ब्लड के अंदर, जैसे भी आया ट्रांसमिशन मैंने आपको बता दी। अब ये मान लीजिए ये वायरस है, रीट्रोवायरस कैटेगरी का है। ठीक है, थोड़ा कोरोना वायरस जैसा लग रहा होगा आपको, लेकिन रीट्रोवायरस भी कुछ ऐसा ही दिखता है। ठीक है, अब इस वायरस में अंदर आपको आरएनए के 2 स्ट्रैंड मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस वायरस में 2 चीजें, एक तो यहां पर ये ग्रीन वाला, और एक इसके अंदर ये रेड वाला। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर की चीज क्या है, दिस इज GP120, GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120। और ये रेड कलर की चीज क्या है, दिस इज GP41, GP41। ठीक है, इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंस है इन्फेक्ट करने के लिए। और ये सेल कौन सा है, CD4 पॉजिटिव सेल, एनी CD4 पॉजिटिव सेल। तो CD4 पॉजिटिव सेल है तो उसके ऊपर CD4 प्रोटीन होगा, रिसेप्टर होगा। तो ये CD4 इसके ऊपर मैंने बना दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, ये जो CD4 है और जो GP120 ये आपस में बाइंड कर देंगे। ठीक है, तो CD4 और GP120 ये आपस में बाइंड किए, तो बना देता है उसको, बाइंड करता हूं, ये आपस में बाइंड करते हैं। ठीक है, CD4 और GP120 आपस में बाइंड करते हैं। अच्छा, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन में एक चीज और होती है, ये रेड कलर का जो मैंने बनाया, दिस इज अ कीमोकाइन रिसेप्टर। ठीक है, कीमोकाइन रिसेप्टर। अभी जो कीमोकाइन रिसेप्टर है, इसका एग्जांपल होता है CXCR4। ठीक है, CXCR4 हो सकता है एक, और एक और एग्जांपल हो सकता है CCR5। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से बाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, अब GP120 को आपने कहा कि भाई CD4 से बाइंड करिए। अब इससे बाइंड करने के बाद ये जो GP120 है, GP120 और CD4 का जो कॉम्प्लेक्स है, ये कीमोकाइन रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ठीक है, तो मैं यार इसको फिर से बना देता हूं, इनको मैं मिटा रहा हूं, ये जो लिखा है इनको आप लिख सकते हैं, चाहे तो इनको आप लिख लीजिए। अब मैं इनको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इसको मैं सेपरेट बना रहा हूं। ठीक है, अब मैं वायरस पूरा नहीं बना रहा, अब मैं इसको सेपरेट बना रहा हूं। ये था आपका GP120 और इसके साथ में बाइंड किया हुआ CD4। ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन, किडनी जैसा लग रहा मैं जानता हूं, पर ये नॉर्मल सिचुएशन है। अभी जो GP120 है, ये इस कीमोकाइन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और ये हमको थोड़ा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऊपर पूरा वायरस है, वायरस मैंने वापस पूरा बनाया नहीं है। और ये रहा आपका CD4। ठीक है, बाइंड करिए इससे। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर क्या था, GP41, ये GP41 है। ठीक है, अब यहां शुरुआत हो चुकी है इस सेल के एंट्री की। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, वायरस आया, ये जो आपका GP120 था, इसने बाइंड किया CD4 से। अब क्या हुआ, GP120 जो है ये बाइंड कर रहा है कीमोकाइन रिसेप्टर से। कीमोकाइन रिसेप्टर का एग्जांपल क्या है, CXCR4, CCR5। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो GP41 है, इसके ऊपर एक पेप्टाइड होता है विच इज कॉल्ड फ्यूजन पेप्टाइड। ठीक है, इसके ऊपर एक पेप्टाइड होता है विच इज कॉल्ड फ्यूजन पेप्टाइड। उस फ्यूजन पेप्टाइड की मदद से, देखिए ये पहला स्टेप था, इसके बाद में ये दूसरा स्टेप, अब तीसरा स्टेप। मैंने आपको बताया इसमें फ्यूजन पेप्टाइड होता है। उस फ्यूजन पेप्टाइड की मदद से ये जो GP41 है, ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हो जाएगा।
और मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड होने से यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हो गया और यहाँ पे ये सेपरेट हो गया ऐसे, ठीक है। ये मेम्ब्रेन में एम्बेड नहीं हुआ, GP120 अलग है, GP41 जो है वो एम्बेड हो चुका है मेम्ब्रेन के अंदर, दोनों अटैच अभी भी ऊपर वायरस सही है। बना देता हूँ वायरस वाली आप चाहे तो, ठीक है, ऊपर अभी भी अटैच वायरस सही है। तो ये रहा GP120, ये रहा GP41, ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हो गया। अब ये क्या करेगा, अब ये मेम्ब्रेन को बीच में से खोल देगा, ठीक है, ये मेम्ब्रेन को बीच में से खोल देगा और उसकी मैं इमेज बना देता हूँ कैसे खोलेगा बीच में से। इस पूरे को हम मिटा करके, या चलिए मैं वापस से आगे बना देता हूँ। यहां से मान लीजिए मेम्ब्रेन को खोल देता, यहां पे मेम्ब्रेन को खोल दिया और जो आरएनए है, आरएनए के ऊपर का कवर, आरएनए के ऊपर का कैप्सूल और मेम्ब्रेन ये फ्यूज कर देंगे आपस में। इसको मैंने कहा फ्यूजन पेप्टाइड। तो फ्यूजन बेसिकली किसका हो रहा है, आरएनए का, आरएनए नहीं सॉरी, वायरस का और मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो मेम्ब्रेन को क्या किया, GP41 ने बीच में से खोल दिया और ये जो वायरस था इसका जो कैप्सूल था वो फ्यूज कर जाएगा मेम्ब्रेन से। तो फ्यूज कर गया मेम्ब्रेन से, ठीक है, ऐसे मेम्ब्रेन से फ्यूज कर गया और इसके अंदर का जो वायरल कंटेंट था वो अब चल जाएगा सेल के अंदर, along with रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के साथ में जो इसका आरएनए कंटेंट था वो सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और ये था आपका ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, ठीक है। मैं एक बार वापस समराइज कर देता हूं। वायरस बॉडी के अंदर आया, इसने बाइंड किया CD4 रिसेप्टर के साथ में, CD4 के साथ में बाइंड किया और CD4 के साथ में किसने बाइंड किया, स्पेसिफिकली टू बी वेरी स्पेसिफिक, GP120 का बाइंड किया CD4 के साथ में। अब इसके साथ में लाल लाल का लटका ये है GP41। अब इसके बाद में क्या हुआ, GP120 बाइंड करके अब नेक्स्ट स्टेप में हुआ ये कि जो GP120 था वो कीमोकाइन रिसेप्टर से बाइंड किया और कीमोकाइन रिसेप्टर्स के दो एग्जांपल है आपके पास में, CXCR4 और CCR5। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में जो GP41 था वो एम्बेड हो गया मेम्ब्रेन के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हो गया और उसने मेम्ब्रेन को बीच में से खोल दिया। क्यों, कैसे बोला, इसके पास में पेप्टाइड था कॉल्ड फ्यूजन पेप्टाइड। तो फ्यूजन पेप्टाइड की मदद से इसने बेसिकली जो वायरस था आपका उसके कैप्सूल को मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज कर दिया, फ्यूजन रिएक्शन। और ये फ्यूजन हुआ, इसके साथ इससे फ्यूजन होने से हुआ क्या, बेसिकली जो एक तरह से जो वायरस था उसको परमिट मिल गया सेल के अंदर का। तो जो वायरस के अंदर के कंटेंट्स थे वो ट्रांसफर हो जाएंगे सेल के अंदर, ठीक है। तो क्या क्या कंटेंट्स ट्रांसफर हुए, आरएनए प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, इस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना देगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना देगा और वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा किसके साथ में, जो आपके सेल का डीएनए उसके साथ में, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा सेल के डीएनए के साथ, ओरिजिनल जो इंसान का डीएनए उसके साथ। अब ये डीएनए के साथ इंटीग्रेट होकर के बहुत लंबे टाइम तक पड़ा रह सकता है, 10 साल तक भी पड़ा रह सकता है, बहुत लंबे टाइम तक। पर अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली होगा ये कि जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वो इंटीग्रेट हो गया इसके साथ में, वो अब ऑर्डर करेगा किसको, वो अब ऑर्डर करेगा आपकी प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी को, ह्यूमन की प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी को, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के द्वारा, कि और वायरल आरएनए बनाया जाए, और वायरल आरएनए बनाया जाए, और वायरल कैप्सूल बनाया जाए, ठीक है। वायरल आरएनए बनाया जाए और वायरल कैप्सूल बनाया जाए। ये दोनों जो है वायरल कैप्सूल और वायरल आरएनए, इनको सेल से बाहर फेंक दिया जाएगा, इनको ब्लड में वापस फेंक दिया जाएगा। कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ वायरल बडिंग, वायरल बडिंग के प्रोसेस से इनको बाहर फेंक दिया जाएगा। एक ऐसा बड बन जाएगा सेल के चारों तरफ और इस बड के अंदर आरएनए होगा। अभी जैसे ही बड हटेगा सेल के ऊपर से, ये पूरा का पूरा वायरस नया तैयार, यानी कि आपका जो सेल है वो इटसेल्फ एक्ट कर रहा है एज द मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग और द फैक्ट्री फॉर द HIV वायरस, ठीक है। फैक्ट्री की जैसे आपको खुद का सेल एक्ट कर रहा है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को या सेल के अंदर कैसे जाता है वो वायरस, उसकी मशीन, उसका प्रोसेस है। ठीक है, तब इसके बाद में अपन चलते हैं कि भाई चलो इन्फेक्ट कर दिया, अब सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, तो सिम्टम्स के लिए अपने पास में 3 स्टेजेस होती है। ठीक है, 3 स्टेजेस होती है। नंबर 1 एक्यूट स्टेज। एक्यूट स्टेज बहुत ही अर्ली स्टेज है। ठीक है, बहुत ही अर्ली स्टेज है कि अभी अभी जस्ट इन्फेक्शन हुआ है और जो सेल्स है उनके अंदर से मतलब वायरस बन के निकल रहे हैं और जो इन्फेक्शन हुआ था वो वाले वायरस भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट है अभी। तो ब्लड के अंदर जब भी वायरस प्रेजेंट होता है उसका नाम दिया जाता है वायरीमिया। ठीक है, वायरीमिया, वायरीमिया। ठीक है, तो अभी ब्लड के अंदर अगर आप देखें तो आपको वायरस मिलेगा एक्यूट स्टेज के अंदर, पर इसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन आपको सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे। आपको इसमें मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसको कॉमन लैंग्वेज में मोनो भी बोलते हैं। ठीक है, तो एब्स्टीन बार वायरस से होता है, पर इसके जैसे सिम्टम्स, इसके जैसे सिम्टम्स यानी एक्सट्रीम फटीग, फीवर, नोजिया, ऐसे कॉमन सिम्टम्स, एक्सट्रीम फटीग, फीवर, नोजिया वगैरह सब देखने को मिलेगा। एब्स्टीन बार वायरस से होता है मोनोन्यूक्लियोसिस, इसके जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक सिम्टम अभी देखने को नहीं मिलता एक्यूट स्टेज के अंदर। इसके बाद सेकेंड लेटेंट स्टेज। ये बेसिकली लेटेंट पीरियड ही है विच कैन कंटिन्यू अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक चल सकता है। और जो लेटेंट स्टेज है इसके अंदर हमको थोड़े से स्पेसिफिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली स्पेसिफिक तो यहां पर भी नहीं, पर थोड़े बहुत स्पेसिफिक, जैसे कुछ फंगल इन्फेक्शन, जैसे कैंडिडा इन्फेक्शन, कैंडिडा इन्फेक्शन, कैंडिडा इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे आपको। और कैंडिडा इन्फेक्शन क्या कॉज करेगा, ओरल थ्रश, ओरल थ्रश कॉज करेगा। जो टंग होगी उसके ऊपर व्हाइट कलर का आपको कैंडिडा का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। कैंडिडा जो है वो आपको ऊपर देखने को मिलेगी टंग के ऊपर, पूरे टंग के ऊपर व्हाइट कलर की, पूरे मेन टंग के ऊपर। देखिए 2 इन्फेक्शन होगी, तो टंग की साइड्स में और एक टंग के ऊपर, टंग का जो डॉर्सम ऑफ टंग है उसके ऊपर। तो आपको डॉर्सम ऑफ टंग के ऊपर और साइड में दोनों तरफ देखने को मिलेगा कैंडिडा इन्फेक्शन। और उसके लिए आप स्क्रैप ऑफ करेंगे टंग के ऊपर से तो ब्लड के साथ में स्क्रैप ऑफ होगा, ब्लड दिखेगा आपको। ठीक है, कैंडिडा इन्फेक्शन के अंदर एक साइड्स में और होता है, वो हेरी इन्फेक्शन है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोप्लेकिया, वो अलग चीज है, वो अभी लेटेंट में देखने को नहीं मिलता। इसके बाद में थर्ड स्टेज, इसको मैं हटा रहा हूं, इसके बाद में थर्ड स्टेज पे चलते हैं। थर्ड स्टेज में क्या है कि अब आपको एड्स लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं। और थर्ड स्टेज के अंदर जो कि बेसिकली एड्स स्टेज या फिर लेटर स्टेज बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो जो थर्ड स्टेज है जिसमें एड्स लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं, उसमें एड्स एसोसिएटेड डिजीज देखने को मिलती है। जो हमने 2 डिजीज देखी थी, कौन कौन सी, कापोसी सार्कोमा और न्यूमोसिस्टिस। ठीक है, ये लंग्स के अंदर देखने को मिलेगा। और कापोसी सार्कोमा स्किन के ऊपर देखने को मिल सकता है आपको, जैसे फुट वगैरह के ऊपर पर्पल कलर के स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं कापोसी सार्कोमा में। ठीक है, कापोसी सार्कोमा और न्यूमोसिस्टिस जैसे इन्फेक्शन जो है, जो कि एड्स एसोसिएटेड डायग्नोस्टिक के काफी हद तक, वो देखने को मिलेंगे थर्ड स्टेज के अंदर। और इवेंचुअली थर्ड स्टेज में देखिए मैंने आपको बताया था कि जो इसमें सेल्स का लेवल होता है वो लेस देन 200 सेल्स पर एमएल हो जाता है। तो इतने कम सेल्स का मतलब है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में कम हो चुकी है इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये 2 डिजीज तो है, इसके साथ में और भी सीवियर डिजीज देखने को मिल सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह भी। ठीक है, तो थर्ड स्टेज के बाद में फिर डेथ काफी ज्यादा प्रोबेबल हो जाती है पेशेंट। ठीक है, और इसके बाद में भी नीचे काफी तक ड्रॉपिंग आती जाती है, 50 सेल्स पर मिलीलीटर, जिसमें साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, वहां तक भी जाता है। उसके स्टेजेस होते हैं, और मोर ऑफ इम्यूनोलॉजी का पार्ट है और माइक्रोबायोलॉजी का, उसमें देख सकते हैं वहां। ठीक है, तो 200 सेल्स पर एमएल इस पर हमको देखने को मिलेगा थर्ड स्टेज के अंदर। ठीक है,
तो ये डायग्नोसिस ये सिम्टम्स थे एड्स के। अब इसके बाद में अपन डायग्नोसिस देखते हैं, एड्स का डायग्नोसिस कैसे करना। तो देखिए एड्स का जो डायग्नोसिस है 3 स्टेज में होता है। सबसे पहली स्टेज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन इम्यूनो एसिड, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन इम्यूनो एसिड, ठीक। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन इम्यूनो एसिड। इसके बाद में सेकंड HIV-1, अगर ये वाला है, ये आपके पास में मान लीजिए नेगेटिव आता है, तो इसके पास में HIV, इसके बाद में HIV-1 और HIV-2, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग। HIV-1 HIV-2 डिफरेंशिएटिंग एसिड इम्यूनो एसिड, ठीक है। HIV-1 और HIV-2 के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती है, दोनों अलग अलग टाइप की इंफेक्शन है, इसमें सबसे ज्यादा कॉमन HIV-1, पर इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए एंटीबॉडीज जो प्रेजेंट होगी अगर बॉडी के अंदर, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली बॉडीज प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है आपके ब्लड के अंदर, उनको देखा जाएगा, उनका इम्यूनो एसिड किया जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड, ये अगर नेगेटिव आता है हमारे पास, तो थर्ड टेस्ट होता है HIV-1 न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। ब्लड के अंदर HIV-1 जो है उसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है कि नहीं, इसको टेस्ट किया जाएगा, HIV-1 न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, और ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। अब जो प्रोग्नोसिस होता है इसका, ट्रीटमेंट कितना प्रोग्रेस कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए अपन PCR यूज करते हैं। PCR इज अ गुड टूल फॉर प्रोग्नोसिस, ठीक है। तो इसका डायग्नोसिस था। अब इसका ट्रीटमेंट इसका हो जाता है कि एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ड्रग दे सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है। और जो ट्रीटमेंट होता है मेनली डिपेंड करता है कि जो टी सेल काउंट है वो क्या है, ठीक है, 200 है, 150 है, 50 है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट था इसका। और इसके साथ में आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, बहुत तरह के इसके साथ में एसोसिएटेड है, इन्फेक्शन एसोसिएटेड है एड्स के साथ में। तो ये एड्स था, काफी मतलब आप कह सकते हैं काफी ज्यादा, इसको हमने बहुत ज्यादा डीप में कवर नहीं किया, लेकिन पैथोलॉजी का पार्ट ज्यादातर कवर किया विद डायग्नोसिस, और थोड़ा बहुत इंटीग्रेट किया इसको माइक्रोबायोलॉजी के साथ में। तो ये एड्स था। अब इसके बाद में अपन तो अब स्टार्ट करते हैं SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रेमेटोसिस, ठीक है। SLE, इसको कॉमनली ल्यूपस भी बोल देते हैं, या फिर SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रेमेटोसिस। अब जो SLE है, इसके अंदर क्या होता है कि वास्ट रेंज ऑफ सिम्टम्स होते हैं, इसके अंदर कोई ऑर्गन ऐसा है ही नहीं बॉडी का जो बच जाए, ठीक। अच्छा, SLE एक मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ऑटो इम्यून डिजीज जो आती है, आपको पता है कि वो विमेन में ज्यादा हमको प्रिवेलेंट मिलती है, और विमेन में भी ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग एज, तो 20 से 45 की एज में, 20 to 45 की एज में हमको SLE ज्यादा देखने को मिलता है। और ये जो अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन है, उनकी विमेन में, उन विमेन में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, SLE। अच्छा, अब SLE के अंदर होता क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है, तो एंटीबॉडीज बनती है। अब किन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज, तो जैसे ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज। ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, 95% से भी ज्यादा। तो ANA हमको देखने को मिल सकता है। एंटी RNA एंटीबॉडीज, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज। एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी जो है वो ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस में ज्यादा दिखती है। मतलब ड्रग की, कोई ड्रग लेने की वजह से ये हमको ज्यादा देखने को मिल सकता है। कौन सा ड्रग का, इसका याद रखने का तरीका है HIP, हिप, ठीक है। तो हाइड्रालिजिन
आइसोनायाजिन और प्रोकेनोमाइड। ठीक है, इन 3 ड्रग्स की वजह से। हाइड्रालिजिन में सबसे ज्यादा पोटेंट है ल्यूपस कॉज करने के लिए हाइड्रालिजिन। और वो कब करेगा? जब आपकी जो बॉडी है उसमें जो आपके सेकेंडरी रिएक्शन होती है, फेज 2 रिएक्शन जो होती है कॉन्जुगेशन रिएक्शन जो बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, उसमें एक स्टेप होता है एसिटाइलेशन। तो अगर एसिटाइलेशन आप स्लो करते हैं ड्रग्स का, और स्लो एसिटाइलेटर है अगर आपकी बॉडी, और आप हाइड्रोलिजिन लेते हैं, तो हो सकता है कि ल्यूपस ट्रिगर हो जाए, मेनली विमेन के अंदर। ठीक है, ये सब एंटीबॉडीज देखने को मिल सकती है, और भी बहुत सारी देखने को मिल सकती है। अब कहाँ कहाँ अफेक्ट करेगी, किन किन ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगी? तो अफेक्ट कर सकती है हिमेटोलॉजिकली, स्केलेटल मैनिफेस्टेशन स्किन के अंदर, सीरोसल सरफेस, और कार्डियक मैनिफेस्टेशन। जैसे स्किन के अंदर अगर देखें हम, स्किन के अंदर, स्किन और इसका जो रीनल मैनिफेस्टेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्किन के अंदर हमको इसमें बटरफ्लाई रैश देखने को मिलता है। बटरफ्लाई रैश का कि जो नोज से लेकर के चीक के एरिया, यहाँ पर हमको रैश देखने को मिलता है बटरफ्लाई शेप में, या बीच में बटरफ्लाई और यहाँ पे उसके विंग्स, बटरफ्लाई शेप में बटरफ्लाई रैश। ठीक है, तो बटरफ्लाई रैश हमको देखने को मिल सकता है। इसके साथ में हमको पूरी बॉडी के अंदर जनरलाइज इन्फ्लेमेशन और रेडनेस देखने को मिल सकती है, और फीवर देखने को मिल सकता है, इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स। इसके बाद में रीनल एब्नॉर्मलिटी। इसके बेसिस पे इसमें बहुत सारे क्लासेस हैं, एसएलई के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो टाइप 4, एक टाइप 5। ठीक है, एसएलई के टाइप 4 होता है, टाइप 5। तो जो टाइप 4 होता है दैट इज नेफ्राइटिक। इसके अंदर हिमैट्यूरिया देखने को मिल सकता है आपको, ब्लड के अंदर यूरिन, नेफ्राइटिक। और वायर लूप लीजन। ठीक है, वायर लूप लीजन क्या होता है? जो कैपिलरीज है उनके अंदर एंडोथीलियम होती है। मान लीजिए नॉर्मल कैपिलरी के अंदर एंडोथीलियम है, तो क्या होगा, इस एंडोथीलियम के नीचे, एंडोथीलियम के जस्ट नीचे सब एंडोथीलियम जो पार्ट है उसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होने लग जाएंगे। तो ऐसा दिखेगा हमको। ये जो ब्लैक है ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होगा। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होने की वजह से अगर हम इसको टच करेंगे तो ये वायर जैसा फील होगा, स्टिफ फील होगा, इसलिए वायर लूप लीजन। और जो टाइप 5 है दैट इज नेफ्रोटिक, और इसके अंदर हमको प्रोटीन यूरिया ये देखने को मिल सकता है। लेकिन टाइप 4 मोस्ट कॉमन है और मोस्ट डैमेजिंग है, सबसे ज्यादा डैमेज टाइप 4 करता है और मोस्ट कॉमन भी। ठीक है, तो रीनल सिम्टम्स के बेसिस पे ये। फिर कार्डियक के अंदर लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस। ये काफी स्पेशल टाइप का है एंडोकार्डाइटिस। इसके अंदर जो लीफलेट होता है उसके दोनों तरफ वेजिटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस। इसके साथ में अगर कार्डियक मैनिफेस्टेशन के बाद में अपन जॉइंट्स के मैनिफेस्टेशन पे चले, जॉइंट्स में, तो जॉइंट्स के अंदर आपको देखिए जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है उसमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, साइनोवाइटिस। लेकिन जॉइंट डिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलेगी, जॉइंट में कोई डिफॉर्मिटी नहीं आएगी, जस्ट इन्फ्लेमेशन होगा। डिफॉर्मिटी किसमें देखने को मिलती है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो नो डिफॉर्मिटी, लेकिन प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट है साइनोवाइटिस। ठीक है, साइनोवाइटिस प्रेजेंट है लेकिन डिफॉर्मिटी कोई। अब एसएलई की ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हो जाएगा जैसे इसमें स्टीरॉइड्स दे सकते हैं। स्टीरॉइड्स तो क्योंकि वो मतलब इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं, और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जो होते हैं, इसके साथ में एक नई ड्रग प्रेजेंट है इसके लिए, जिसको आपने नाम तो सुना ही होगा ऑफकोर्स, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है वो भी इसके लिए यूज की जा सकती है। तो वो एक नई ड्रग प्रपोज है, तो इसकी ट्रीटमेंट ऐसा ही है। ठीक है, और विमेन में ज्यादा कॉमन है और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, इसके अलावा मेरे हिसाब से इसमें कुछ बचा नहीं। हाँ, इसका जो सर्वाइवल रेट है, तो अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है तो 10 ईयर जो सर्वाइवल रेट है दैट इज अराउंड 85%। ठीक है, 85% सर्वाइवल रेट है, और 5 ईयर जो है वो अराउंड 90% है। ठीक है, और इसके बाद में और कुछ बचता नहीं है इसमें, यही था एसएलई।
मेल आपको पता है इसमें फीमेल में ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, चाइल्ड बियरिंग एज में इन्फेक्ट नहीं, इफेक्ट अफेक्ट करता है। तो ये था ऐसे ही, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इम्यूनोपैथोलॉजी की फर्स्ट वीडियो थी, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको एंड करेंगे।